नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। 1-2 दिन से हमने आपको कोई वीडियो नहीं डाला, मतलब कोई खबर नहीं दिखाई। तो दरअसल ऐसा है कि बहुत गर्मी है कोटद्वार में। हम भी चाह रहे कोई आपको खुशनुमा वीडियो डालें, कुछ मनोरंजन का वीडियो डालें, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियाँ अभी हो नहीं रही है। तो चलिए आज हम आपके साथ मुखातिब है एक बार फिर। तो आज सीबीएसई का रिज़ल्ट भी आ गया और सीबीएसई में कोटद्वार भाबर में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है, मतलब 90 प्लस आने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस खबर को भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हम आपको मिलाएंगे कोटद्वार भाबर में बाल भारती पब्लिक स्कूल की होनहार स्टूडेंट साक्षी खत्री के साथ। हम आपको बताएंगे खबर कोटद्वार में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। हालांकि अभी इस बात को लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही है कि क्या पता उत्तराखंड की सरकार इन चुनावों को थोड़ा आगे भी खिसका दे, लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की है कि 4 या 5 तारीख को घोषणा हो जाएगी और जून में ये चुनाव हो जाएंगे। क्योंकि सरकार के सामने भी बड़ी समस्या है, अगर इस चुनाव को थोड़ा आगे बढ़ाती है और उसके बाद फिर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव भी होने, तो पूरा साल चुनाव में निकल जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि जून के आखिरी में चुनाव होंगे और इस चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज है। एक और उम्मीदवार अब निकाय चुनाव में आ गए हैं और संभावना बहुत ज़्यादा इस बात की है कि पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल रावत भी लड़ सकते हैं चुनाव। इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम पहले बात करते हैं लोकसभा सीट की, जिसको लेकर रोजाना कुछ ना कुछ बात चलती रहती है। तो पहले हम बात करते हैं लोकसभा सीट में चुनाव लड़े गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी की, और क्या संभावनाएं हैं, क्या पैटर्न है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की समीक्षा कर रहे हैं। मतलब पूरे उत्तराखंड में शायद ही कोई यूट्यूब चैनल होगा जिसमें इस लोकसभा सीट के परिणाम की बात नहीं हो पा रही होगी, लेकिन आज हम आपको अलग नज़रिए से बताएंगे कि इसमें क्या संभावना है। क्या हमने थोड़ा सा इसमें रिसर्च किया है। तो लोकसभा सीट को लेकर तो निश्चित तौर पर ज़्यादा दावे कांग्रेस पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अभी कह नहीं सकते कि इस चुनाव को कौन जीतेगा। और हमारा ये मानना है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस चुनाव का जो परिणाम है 50,000 से 1 लाख के बीच आ सकता है। यानी कि जो भी जीतेगा तो वो 50,000 से 1 लाख के बीच का ही अंतर होगा अधिकतम। इससे कम भी हो सकता है क्योंकि मामला बिल्कुल नेक टू नेक है, फाइट बहुत अच्छी है। गणेश गोदियाल आजकल रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर गणेश गोदियाल को रायबरेली बुलाया गया है तो वो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में आज की तारीख में या आने वाले समय में सबसे बड़ा चेहरा बनने वाले हैं। और इस बात में कोई गुरेज नहीं है लोगों को कहने में कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे तो उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जा सकता है। अब इसके क्या कारण है आपको बताते हैं। पहले तो आप लगा लीजिए कि वो रायबरेली में प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। तो इससे ही उनकी अहमियत का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसके अलावा क्या है कि कांग्रेस में अब कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसके नाम को लेकर कांग्रेस प्रोजेक्ट कर सके। और जिस तरह से प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, हरीश रावत जैसे बड़े बड़े नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया और उसके बाद गणेश गोदियाल ने एक कांग्रेस पार्टी में ऊर्जा का संचार किया, तो निश्चित तौर पर उनके चुनाव प्रचार और उनकी संभावनाओं से कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय जिसे हाईकमान कहते हैं वो भी अभिभूत है और उनमें एक बहुत बड़ी उम्मीद देख रहा है, क्योंकि 2 टर्म से बीजेपी की सरकार है। तो गणेश गोदियाल बन गए हैं इस समय जननायक, बड़े नेता बन गए हों कांग्रेस के। और जिस तरह से हरीश रावत की उम्र होती जा रही है, जिस तरह प्रीतम सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, मतलब बड़े बड़े छत्रपों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। और इस विषम परिस्थिति में गणेश गोदियाल चुनाव लड़े, और चुनाव क्या लड़े कि उन्होंने थोड़ा सा पूरा उत्तराखंड के लोकसभा सीटों का माहौल बदल दिया। आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में जो भी जीतेगा वो 2027 के सीएम पद की रेस में हो सकता है। अगर अनिल बलूनी भी चुनाव जीतेंगे तो आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड में जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उनकी भी हैसियत आज केंद्रीय हाईकमान के सामने कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया जबकि अपना चुनाव हार गए थे, तो इस बात को लेकर आप भी समझेंगे और सब लोग समझ रहे हैं कि अगर अनिल बलूनी चुनाव जीत गए तो उनका कद बहुत बड़ा हो जाएगा। वो भी 2027 में सीएम के दावेदार बन जाएंगे, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि वो केंद्र की पसंद है, मतलब अमित शाह और केंद्रीय जो हाईकमान है उसकी पसंद है। तो ये लोकसभा चुनाव पौड़ी का इसीलिए चर्चा में है क्योंकि इस सीट से जीतने वाला जो भी सांसद होगा उसके मुख्यमंत्री से लेकर सबसे बड़े पद पर रहने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाएगी। गणेश गोदियाल बिल्कुल व्यस्त हैं। ये अलग बात है कि अनिल बलूनी जब से चुनाव प्रचार करने के बाद गए हैं तो उनका कोई बयान नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और बीजेपी के नेताओं में भी एक अलग तरह की खामोशी है, क्योंकि अनिल बलूनी अगर चुनाव जीतते हैं या वो मतलब आगे अगर बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे हो जाएंगे।
इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसको लेकर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है चुनाव में कि जिसको लेकर अभी खामोशी है। मतलब अनिल बलूनी ने तो नहीं कहा है, लेकिन हमने दिलीप रावत के साथ बात की जो लैंसडाउन के 3 बार के विधायक हैं। 41% वोटिंग हुई है लैंसडाउन में, तो उनका यही कहना था कि कांग्रेस पार्टी से जितने लोग आए उसके बावजूद भी वोटिंग कम हुई। चलिए फिर बात करते हैं हम वोटिंग पैटर्न की। क्या है, मतलब 50,000 से 1 लाख तक का माना जा रहा है जीत का अंतर। और बीजेपी के बड़े से बड़े नेता जो 5 लाख का दावा कर रहे थे वो भी हमसे ही कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, 1 लाख वोट से जीत सकते हैं। मतलब 1 लाख से ऊपर तो कोई बढ़ने को तैयार नहीं है। तो उसका कारण क्या है, और हम आपको बताते हैं कि इस चुनाव का जो वोटिंग का पैटर्न है वो डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा। तो चलिए फिर आपको बताते हैं क्या है वो समीकरण जिससे सब लोग कह रहे हैं कि 50,000 से 1 लाख के बीच होगा। हम तो कह रहे हैं इससे कम भी हो सकता है, नेक टू नेक है चुनाव। तो दरअसल बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जिस तरह 2019 में चुनाव हुआ और 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते बीजेपी के प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत, तो बीजेपी के लोग यही सोच रहे हैं कि कितना घटा लेंगे। अगर गणेश गोदियाल ने बहुत सारा प्रचार किया और वो कितना आगे बढ़ेंगे, मतलब 3 लाख का जो अंतर है उसको कैसे वो पार करेंगे। और इस बात में सच्चाई भी है, 3 लाख वोटों से जीते तीरथ सिंह रावत 2019 में। ये अलग बात है कि उसमें सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राष्ट्रवाद की एक भावना थी और चूंकि पूरा जो उत्तराखंड है, खासतौर पर पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ पर सैनिक पृष्ठभूमि के लोग सबसे ज़्यादा हैं। 2019 में अग्निवीर योजना आई नहीं थी, 2019 में अंकिता भंडारी केस हुआ नहीं था और 2019 में चुनाव लड़ रहे थे मनीष खंडूड़ी और उनके खिलाफ जो नरेंद्र मोदी की लहर थी, राष्ट्रवाद का मुद्दा था। सैनिक पृष्ठभूमि वाला ये पूरा पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र है। तो बीजेपी तो इसी को एक आधार बना के सोच रही है कि भाई 3 लाख वोटों से जीते थे हम 2019 में, उससे ज़्यादा वोटों से जीते थे। तो अब गणेश गोदियाल ने चलो कुछ जोर लगा भी लिया, तो आखिर 3 लाख वोटों का जो अंतर है इसको वो पार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बीजेपी भी यही कह रही है कि 1 लाख वोट से हम जीत जाएंगे। मतलब 50,000 से 1 लाख तक आ गए हैं सारे ही जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। और अब आपको बताते हैं कि अगर गणेश गोदियाल जीतेंगे तो उसका क्या है पैटर्न। तो इस बात में कोई मतलब दो राय नहीं है कि अगर लोकसभा चुनाव का पैटर्न देखें तो उस हिसाब से गणेश गोदियाल के लिए 3 लाख वोटों के अंतर को पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दरअसल बात अब ऐसी नहीं है कि गणेश गोदियाल के पक्ष में भी बहुत सारी बातें, बीजेपी के पक्ष में सिर्फ एक बात है कि 2019 में 3 लाख से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जीती पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट तीरथ सिंह रावत ने। तो अब गणेश गोदियाल कैसे जीत सकते हैं आपको बताते हैं। 2019 में मनीष खंडूड़ी सांसद पद के प्रत्याशी थे, पहली बार चुनाव लड़े और उनका कोई मतलब इस तरह का अनुभव भी नहीं था और इस तरह की उनके अंदर ऊर्जा भी नहीं थी कि जो मतदाताओं को राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे के खिलाफ वोट डालने को मजबूर करे। उस समय अग्निवीर योजना भी नहीं थी, अंकिता भंडारी केस भी नहीं था, पहाड़ की बात नहीं थी, पहाड़वाद की बात नहीं थी। और अब जो चुनाव हुआ है तो ये विधानसभा के पैटर्न में हुआ। तो हमारा ये मानना है कि लोकसभा पैटर्न में अगर वोटिंग हुआ है तो फिर अनिल बलूनी की संभावना ज़्यादा है। और अगर विधानसभा के हिसाब से अगर हम इसको देखें, 2022 के विधानसभा चुनाव के पैटर्न के हिसाब से देखें तो फिर गणेश गोदियाल के जीतने की बहुत सारी संभावना है। उसका हम आपको कारण बता देते हैं। 14 विधानसभाएं हैं इस विधानसभा सीट में और एवरेज अगर आप विधानसभा का लेके चले तो 5 से 6 हज़ार की लीड मिली है बीजेपी को। 14 विधानसभाओं में अगर आप 6-7 हज़ार से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1 लाख का मार्जिन होता है जीत का। कहने का मतलब ये है कि कोटद्वार में बीजेपी 3,000 से ज़्यादा वोट से जीती, श्रीनगर में गणेश गोदियाल 2,000 वोट से हारे। तो इन 2 विधानसभाओं में जो जीत का अंतर है वो काफ़ी कम है। और जो बाकी 4 विधानसभाएं हैं मैं पौड़ी गढ़वाल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, यमकेश्वर, चौबटा खाल, लैंसडाउन और पौड़ी। तो पौड़ी श्रीनगर में गणेश गोदियाल को लीड मिलने की पूरी संभावना है। कोटद्वार में बीजेपी को लीड भी मिलेगी तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो विधानसभा के पैटर्न के हिसाब से देखें तो जीत का मार्जिन 3,000 था। और ऊपर से इसमें जो खबरें आ रही हैं कि धीरेन्द्र चौहान जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भी 12,000 वोट ले गए थे। तो अगर विधानसभा के हिसाब से होता है वोटिंग, क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ इस समय, इस लोकसभा चुनाव में विधानसभा के पैटर्न में ही मतदान से पहले का प्रचार हुआ। मतलब दोनों ही प्रत्याशियों ने पूरी विधानसभाओं में घूम घूम कर प्रचार किया, जबकि पहले लोकसभा चुनाव में इस तरह का नहीं होता था। एक विधानसभा में एक सभा होती थी और उसी के आधार पर लोग वोट दे देते थे। तो अगर विधानसभा के पैटर्न में होगा वोटिंग और जिस तरह से यमकेश्वर और लैंसडाउन जो बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ माने जाते हैं पौड़ी गढ़वाल में, तो वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम है। तो अगर विधानसभा चुनाव के हिसाब से वोटिंग हुई है इस संसदीय क्षेत्र में
तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी भले ही 14-13 विधायक बीजेपी के रहे हैं, अब राजेंद्र भंडारी भी बीजेपी में चले गए हैं, वो अलग बात है। तो अगर 13 विधानसभाओं में एवरेज लीड बीजेपी की 7,000 मान लें आप, तो 13 को 7 से गुणा कीजिए, 91, मतलब 1 लाख की लीड है विधानसभा के हिसाब से। तो 1 लाख की लीड को कम करना तो गणेश गोदियाल के लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि लोकसभा चुनाव के पैटर्न में अगर वोटिंग हुई है तो फिर अनिल बलूनी के जीतने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के पैटर्न में वोटिंग हुई है और जिस तरह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, तो फिर गणेश गोदियाल के जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो अनिल बलूनी के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार पौड़ी संसदीय सीट में श्रीनगर में सभा नहीं की, तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिससे मुश्किल थोड़ा सा बढ़ सकती है अनिल बलूनी की। और चूंकि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं ब्राह्मण हैं, तो इस तरह का कुछ प्रचार नहीं हो पाया जिससे कांग्रेस प्रत्याशी को टारगेट कर सके बीजेपी के नेता। तो ये भी गणेश गोदियाल के पक्ष में है। तो गणेश गोदियाल के पक्ष में 5 चीज़ें हैं। अगर विधानसभा पैटर्न के हिसाब से वोट हुआ है तो न तो राष्ट्रवाद जैसा मुद्दा था और सरकार के खिलाफ अग्निवीर भी था, पलायन भी था, अंकिता भंडारी केस भी था, पहाड़ी बनाम रहवासी का मुद्दा भी था और लहर भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन चुनाव के परिणाम को लेकर यही कह सकते हैं, फिर भी अगर गणेश गोदियाल भी जीते तो ज़्यादातर लोग जो मान रहे हैं, हमारा भी यही मानना है केबी न्यूज़ का, कि 50,000 से 1 लाख के बीच ही जीत पाएंगे। और अगर लोकसभा पैटर्न के हिसाब से ही चुनाव होगा तो 3 लाख से ज़्यादा वोटों से तीरथ सिंह रावत जीते थे। तो अगर उस पैटर्न के हिसाब से देखें तो फिर अनिल बलूनी की संभावनाएं ज़्यादा हैं और गणेश गोदियाल का कद निश्चित तौर पर बड़ा है। दोनों में से जो भी प्रत्याशी सांसद बनेगा तो वो पूरी दशा और दिशा राजनीति की बदल देगा। अगर जीतते हैं गणेश गोदियाल तो फिर इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस को छोड़कर सारे नेता तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी में भी इनका कद उतना बड़ा नहीं है कि 2027 में इनको सीएम का फेस बनाया जाए। अब चाहे सतपाल जी महाराज हों, उस समय जो शामिल हुए विजय बहुगुणा हों या अन्य नेता हों, तो उनकी हैसियत इस समय इतनी बड़ी नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा सके। और हरक सिंह रावत की स्थिति तो मतलब ऐसा है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली है। तो जिस तरह की उनकी छवि है तो उनको निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर पेश नहीं करना चाहेगी। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि गणेश गोदियाल का चुनाव एक ऐतिहासिक था उनके लिए। और कद्दावर नेता बड़े बड़े प्रीतम सिंह, हरीश रावत, यशपाल आर्य जैसे नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। तो फिर स्वाभाविक तौर पर जिस तरह राहुल गांधी की टीम में धीरे धीरे बुजुर्ग लोगों को अलग किया जा रहा है, चाहे आप राजस्थान में ले लें, सचिन पायलट को प्रमोट किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को प्रमोट किया जा रहा है, अब ज्योति रौतेला भी इस समय रायबरेली में प्रचार कर रही है। तो हमारे मानना है कि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट से जो भी जीतेगा वो एक बहुत बड़ा चेहरा होगा। बीजेपी में भी कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है कद्दावर कि जिसको अगर अनिल बलूनी जीते तो उनके सामने वो टिक पाएगा। तो फिलहाल लोकसभा सीट को लेकर कयास जारी है, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। चौथे चरण का मतदान भी हो चुका है। पूरे देश में चुनाव को लेकर बहुत मारामारी है, मतलब काफ़ी अच्छा चुनाव हो रहा है, मतलब बढ़िया, जैसे खेल की भाषा में कहें बढ़िया हो रहा है मैच। परिणाम 4 जून को आएगा तो देखा जाएगा। वाराणसी में मोदी जी ने भी नामांकन करा लिया है और वहाँ से खबर आ रही है कि वो श्याम रंगीला कोई है, उनका नामांकन नहीं हो पाया, तो बड़े नाराज चल रहे हैं। चलिए फिर अब बात करते हैं कोटद्वार के निकाय चुनाव की और फिर हम आपको बताएंगे कोटद्वार में सीबीएसई का जो रिजल्ट आया उसमें कोटद्वार भाबर के बच्चों ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। साक्षी खत्री से मिलाएंगे आपको। अब कोटद्वार निकाय चुनाव में तो बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, मतलब सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उनके खेलने की संभावना कम नज़र आ रही है। तो अब हर खिलाड़ी जो है इस मैदान में उतरना चाहता है। इस बारे में हमने बहुत सारी खबरें आपको दिखा दी। अब चाहे सुमन कोटनाला हो, चाहे वीरेंद्र रावत हो, राजगौरव नोडियाल हो और कांग्रेस में रंजना रावत हो, गीता नेगी हो, अन्य सारे प्रत्याशी हों, तो अभी सब लोग अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपनी फील्डिंग लगा रहे हैं। 2 सिंबल मिलेंगे, एक कांग्रेस से, एक बीजेपी से। और इसमें अब एक नया नाम आ गया है और इसमें नया नाम जो आ गया है, मतलब ये नाम ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, लेकिन अभी 1-2 दिन से खबरें कोटद्वार की राजनीतिक माहौल में तैर रही हैं कि महेंद्र पाल रावत जो पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर काफ़ी सारे मूवमेंट चलाए कोटद्वार में, मालनपुर को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट चलाए, तो वो भी संभवतः मेयर का चुनाव लड़ सकते हैं। अब वो सिंबल पर लड़ेंगे तो ज़्यादा संभावना नहीं है, निर्दलीय लड़ सकते हैं। और इस बात की पूरी संभावना है कि कोटद्वार में एक और नेता आ गए हैं जो मेयर के चुनाव को लड़ना चाहते हैं, तो वो है महेंद्र पाल रावत। और ऐसी खबरें आ रही है कि 19 तारीख को इसकी थोड़ा घोषणा या इस तरह की कोई खबर आ सकती है। तो फिर कोटद्वार में जो नए नए खिलाड़ी हैं उनके बीच ही होना है मुकाबला।
ज़्यादा संभावना इस बात की है। हालांकि अभी तो इस बात को लेकर भी कुछ कन्फर्म नहीं है कि चुनाव की तारीख की घोषणा सरकार कब करेगी, लेकिन कोटद्वार में विकास का कोई मुद्दा नहीं है। मालन पुल कब बनेगा, लाल लांग मोटर मार्ग कब बनेगा, कड़वाश्रम का कुछ होगा या नहीं। और कोटद्वार में एक शहर के पास एक हज़ारों स्क्वायर फीट भूमि जो मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स और एक पार्किंग के लिए दी गई थी, वो एक गड्ढे में तब्दील है। ट्रेचिंग ग्राउंड नहीं है, मतलब कूड़ा ही कूड़ा है। बहुत सारी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि बरसात आने वाली है। स्टेडियम की जो पूरी आधी कुछ भूमि हॉकी ग्राउंड की बह चुकी है, वहाँ पे कोई दीवार नहीं बनाई गई। मालन पुल के पास करोड़ों की भूमि बह गई, वहाँ पर भी सुरक्षा दीवार नहीं है। कड़वाश्रम मवाकोट संपर्क मार्ग, मतलब जो बरसात के दौरान लोगों को परेशान करेगा जब मालन नदी आएगी, कोई व्यवस्था नहीं है। कोटद्वार दुगड्डा मार्ग की स्थिति ऐसी है। तो कुल मिला के सरकार लोगों की जो ज़रूरत है उनके प्रति गंभीर नहीं है। बद्रीनाथ में भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। तो अब चुनाव को लेकर आप कहें, जिस तरह बद्रीनाथ के वहाँ के स्थानीय लोगों ने, मतलब वहाँ पर जो व्यापारी है और जो पुरोहित लोग हैं, उन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, व्यापारियों ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो अगर इतनी नाराज़गी सरकार के खिलाफ है बद्रीनाथ में, तो फिर जो वहाँ के विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो उनकी नाराज़गी वोटों में भी तब्दील हुई होगी। तो कुल मिला के स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उत्तराखंड की, पौड़ी गढ़वाल की, कोटद्वार की। निकाय चुनाव को लेकर सब अपना जुगत भिड़ा रहे हैं। तो जैसा हमने कह दिया आपको, एक बार फिर वही रिपीट कर रहे हैं कि बीजेपी में वीरेंद्र रावत जो जिलाध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो सुमन कोटनाला है, राजगौरव नौडियाल है, पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत भी हैं, और अब गीता नेगी, रंजना रावत तो कांग्रेस से स्वाभाविक तौर पर दावेदार है। आवेदन तो बहुतों ने किया है। इसमें नया नाम आ गया महेंद्र पाल सिंह रावत। अगर आपने पूर्व में हमारा कभी वीडियो देखा होगा तो पूर्व सैनिकों के वो संगठन के अध्यक्ष हैं। पूर्व सैनिकों लेकर हमें थोड़ा सा नाराज़गी भी है कि भाई अग्निवीर योजना को लेकर पूर्व सैनिक कुछ कहने को तैयार नहीं होते। और राजस्थान में एक अग्निवीर की, मतलब अब उसे शहीद ही कहेंगे, शहादत हो गई। अग्निवीर शादीशुदा था, उसका एक मुझे लग रहा 9 महीने का बच्चा भी है। तो उसको कुछ नहीं मिलना है, मतलब उसकी फैमिली को ना कोई फंड मिलना है, ना पेंशन मिलनी है, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी है, ना कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलनी है। और अंकिता भंडारी केस का कोटद्वार हो या पौड़ी गढ़वाल हो, सभी जगह सर है। तो फिर चलिए अब आपको मिलाते हैं एक होनहार छात्रा से। और ये बाल भारती पब्लिक स्कूल मोटर ढाक, यानी वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटर ढाक, जहाँ से हम चैनल चलाते हैं, वहाँ पर की एक छात्रा है साक्षी खत्री, जिन्होंने 95.4% का जो है मतलब मार्क्स हासिल किए हैं। इसके अलावा भाबर के ही स्टूडेंट ने, मतलब कोटद्वार में भाबर एक बहुत बड़ी बेल्ट है, राजनीति की फसल होती है यहाँ पे, स्कूलों की यहाँ बहुत भरमार है। तो कोटद्वार भाबर के हल्दू खाता के AVN स्कूल से सौरभ बडोला ने कोटद्वार टॉप किया है। और यहाँ पर के बहुत सारे स्टूडेंट 90+ हैं। तो हमने बाल भारती पब्लिक स्कूल में जो टॉपर्स हैं उनके साथ एक वीडियो बनाया है और हमने साक्षी खत्री के साथ बातचीत की है। चलिए फिर 4 जून तक कुछ ना कुछ खबर दिखाते रहेंगे हम आपको। आने वाले दिनों में 17 तारीख को अंकिता भंडारी केस की सुनवाई है, उसकी खबर दिखाएंगे। 19 तारीख को ताड़केश्वर मंदिर में भी कुछ कार्यक्रम है। इसके अलावा रिखणीखाल ब्लॉक के लोगों का एक सम्मेलन है, वहाँ पे आपको कुछ मनोरंजक खबरें दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको कुछ खबरें दिखाएंगे खैरालिंग महादेव की, भैरवगढ़ी की। तो अब धीरे धीरे जो धार्मिक आयोजन होते हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रहे हैं और हम उनकी खबर आपको जरूर दिखाएंगे। राजनीति पर बात होती रहेगी। चलिए फिर कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए KV न्यूज़। नमस्कार। सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आ गया है और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका बहुत बढ़िया परसेंटेज आया है उनको भी, और जिन्होंने बहुत अच्छा परसेंटेज हासिल नहीं किया लेकिन 12th स्टैंडर्ड को पास कर लिया है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल भारती पब्लिक स्कूल में हम इस समय भाबर के, और भाबर के बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। AVN जो स्कूल है हल्दू खाता में, सौरभ बडोला टॉपर्स हैं कोटद्वार के, लेकिन कुछ और भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने शानदार दी है परफॉर्मेंस। चलिए फिर मिलते हैं साक्षी खत्री से, जो कॉमर्स स्ट्रीम से बाल भारती की टॉपर है, 95.4%। KV न्यूज़ खबर आपकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आ गया है कोटद्वार भाबर के बाल भारती पब्लिक स्कूल में। वो बेहतरीन स्टूडेंट हैं जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है, गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं। तो गिरिराज सिंह रावत जो इंस्पायर करते हैं सारे बच्चों को। तो चलिए फिर ये जो लिस्ट है बहुत बेहतरीन है और इन बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तो बाल भारती फैमिली आज बहुत खुश है और ये वो तमाम स्टूडेंट हैं जिन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया है, इनका भविष्य भी उज्जवल ही रहेगा। तो बातचीत करेंगे हम साक्षी खत्री के साथ, जिनका परसेंटेज बहुत अच्छा है, 95.4। तो KV न्यूज़ में दिखा रहा हूँ आपको बाल भारती पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी में जिन स्टूडेंट्स ने शानदार परसेंटेज अचीव किया है वो सब आपकी स्क्रीन पर है।
तो चलिए फिर अब बात करते हैं साक्षी खत्री से। साथ मौजूद है साक्षी खत्री। साक्षी, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। साक्षी, आपका है 95.4, तो आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, कुछ खास कारण इसका? जैसा कि हर कोई साइंस आर्ट्स की फील्ड में जाता है, कॉमर्स फील्ड बहुत एक अननोन फील्ड है। आगे इसके बहुत सारे ऑप्शन है, बट स्टिल अभी भी ये अननोन है कई जगहों पे, तो आई वांट मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके आगे बहुत ज़्यादा करियर है। कितने घंटे स्टडी किया आपने? मैक्सिमम 5 आवर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी ब्रेन को ना अगर प्रोडक्टिव स्टडी आवर करो ना आप, 2 घंटे भी आपके लिए काफ़ी है अगर आप प्रोडक्टिवली स्टडी कर रहे हो। आगे क्या प्लान है फिर? कॉमर्स में आपके लिए बहुत स्कोप है और अभी अच्छा मैंने DU यूनिवर्सिटी है उसके लिए फॉर्म भरा है जी। देन वहाँ से कॉलेज करके फिर आई एम मतलब बैंकिंग कर रही हूँ मैं फिलहाल। साइड बिजनेस तो मेरा वही है कि यहाँ मैं बैंकिंग में हो जाऊँ। तो फिर उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अब नेक्स्ट ईयर 12th के एग्ज़ाम देंगे? वही कि फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट, बिल्कुल घबराना मत। आई नो कि प्रेशर हर किसी में होता है, हर वक्त आएगा तुम पे प्रेशर, हर एक दिन आएगा, बट प्लीज़ अपने लिए सोचो, अपने पेरेंट्स के लिए सोचो, आपको मोटिवेशन खुद मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। दे रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी।